एक प्रसिद्ध शहर में एक कॉलोनी थी जहाँ गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ एक छोटे से घर पे बाप बेटा प्रसाद और रमेश, सास बहू शारदा और अनामिका रहा करती थी। क्योंकि वो दूसरे जगह से आए हुए थे और अभी तक उन्हें कोई काम नहीं मिला था, इसीलिए सभी बहुत चिंतित होके घर के बाहर बैठे हुए थे। जीने के लिए हम गांव छोड़ के यहाँ शहर आए, पर यहाँ पे अभी तक हमें एक भी काम नहीं मिला। यहाँ जीना बहुत मुश्किल होगा शारदा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें करना ही होगा। एक काम ढूंढना ही होगा ताकि जीविका चल सके। जीने के लिए हम इतनी दूर आए शारदा, पर यहाँ पर कोई काम नहीं मिला। फिर काम ढूंढने के लिए अब हमें फिर दूर चल के जाना होगा। पिताजी, बस एक ही हफ्ता हुआ है यहाँ आए हुए, इस पे आप परेशान होंगे तो कैसे चलेगा? अगर इस तरह से परेशान होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप ज्यादा सोचना बंद कीजिए। हमें एक अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा कहीं पे भी, और अगर नहीं मिले तो हम मजदूरी का काम कर लेंगे ना। अपने बेटे की ये तरकीब प्रसाद को अच्छी लगी, इसीलिए देर ना करते हुए मजदूरी के काम के लिए प्रसाद अपने बेटे को अपने साथ घर के बाहर ले आते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान आता है। सुनो बाबू, अभी अभी हम अपने घर में पानी के पाइप का कनेक्शन ले रखा है। क्या तुम उसे लगाने के लिए गड्ढा खोद सकते हो? जरूर खोद देंगे। इतना कहकर वो उनके साथ चले जाते हैं। इधर घर में शारदा और अनामिका बैठे बैठे बातचीत कर रही थी। सासू माँ, 2 किलोमीटर की दूरी पर बड़े बड़े कार्यालय है। वहाँ पे महिलाओं को ऑफिस के काम के लिए, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चाय बना के देने के लिए महिलाओं को किराए पे लिया जाता है। कावेरी कह रही थी, हम भी जाके एक बार वहाँ पूछते हैं, चलिए ना। ऐसा क्या? कावेरी ने तुम्हें कब कहा? रात में जब मैं किराने की दुकान में गई थी ना, तो वहाँ मैंने उससे काम मांगा था, तभी उसने बताया। कहीं भी हो बहू, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस काम चाहिए जीने के लिए, कैसे भी बस पैसे आ जाए। जाने के वक्त पिताजी जो कूली के काम के लिए गए हैं, उन्हें चाबियां देते हुए जाएंगे। ठीक है बहू। ऐसा कह के सास बहू दरवाजे पे ताला लगाती है और मजदूरी के वहाँ चली जाती है। पर वहाँ पे बाप बेटे मिलते नहीं। उन्हें लगता कि हो सकता है किसी और काम के लिए दोनों चले गए हो, इसलिए सास बहू बात करते करते जहाँ IT बिल्डिंग थी वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ ऑफिस के नीचे सिक्योरिटी से वो पूछती है। उसके मुताबिक वहाँ कोई जगह खाली नहीं थी। वो दूसरे ऑफिस में जाती है और वहाँ जाके काम के लिए पूछती है, पर वहाँ भी काम नहीं मिला। इस तरह वो हर एक ऑफिस में जाके पूछताछ करती है, पर कहीं भी उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं मिलता है। इस वजह से दोनों काफी थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जाती है। पेड़ के नीचे वहाँ उन्हें एक फूड ट्रक दिखता है। वहाँ पेड़ के छांव में पत्थर के ऊपर बैठ के पानी पीने के लिए जाती है। वहाँ वो पानी पीती है। फिर पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर जाके सास बहू बैठ जाती है। उस फूड ट्रक के पास बहुत लोग आते हैं खाना खाने के लिए, खाते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी 2 दोस्त कार्तिक और हरीश फूड ट्रक के पास आते हैं, दोनों खाना खाने के लिए। और उस दौरान कुछ ऐसे बातचीत होती है। अरे, ये जंक फूड, ऑयली फूड देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा तो है। क्या अच्छा इसमें? इसके स्वाद में तो घर का स्वाद भी नहीं। घर के खाने के स्वाद तो ना फूड ट्रक के खाने में ना होटल के खाने में मिलेगा। पर हम जैसे बैचलर को ऐसा खाना कहाँ से मिलेगा? और अगर हॉस्टल में चले गए तो वहाँ पे भी ऐसा ही खाना। वही तो, हमारे हाथ में करने का कुछ भी नहीं। ये जंक तेल का खाना खाते हैं और काम करते हैं। इधर पैसे कमाओ और जाके अस्पताल में दे आओ। अगर कोई घर का खाना पका के हमें देता तो कितना अच्छा होता ना। दोनों दोस्त जब बातचीत करते हुए खाना खा रहे थे, सास बहू उनकी बातें सुन लेती है। उन्हें वो गौर करती है। जब वो दोनों खाना खाकर वहाँ से जाने वाले ही होते हैं, शारदा अनामिका उनके पास जाकर कहती है, सर नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हम यही रहते हैं। आप लोग जब खाते खाते बातचीत कर रहे थे, हमने वो सब सुन लिया। अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपके लिए खाना बना देंगे। खाना पसंद आए तभी हमें रखिएगा। कार्तिक हरीश सास बहू से बातचीत करती है, उनका अता पता लेते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये दोनों जेन्युइन हैं। फिर दोनों दोस्त उनसे बातचीत करते हैं और शाम को उन दोनों को अपने घर पे आने के लिए कहते हैं। इस बात से सास बहू बहुत खुश होती है और अपने घर लौट जाती है। शाम के वक्त कार्तिक हरीश जब ऑफिस से शाम को घर पहुँचे
सास बहू भी वहाँ पे आई। फिर दोनों किचन में जाके खाना पकाना शुरू कर देती है। आधे घंटे के अंदर खाना पक के तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त खाना खा के उनकी बहुत तारीफ करते हैं। आज से तुम लोग रोज आके खाना पकाना, यहाँ मैं चाबी रख देता हूँ, तुम लोगों को हम 5,000 रुपए देंगे। उनकी बातें सुन के सास बहू बहुत खुश होती है। सर, अगर किसी और को भी चाहिए तो हम उनके लिए भी पका देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम खाना पका के सीधा ऑफिस ले आए तो हम वो भी कर सकते हैं। ऐसा क्या? फिर ठीक है, मैं बताता हूँ, भूलिएगा मत बाबू। ऐसा कह के सास बहू वहाँ से चली जाती है। शाम को मजदूरी के बाद जब उन दोनों के पति लौटे तो उन्हें सारी बात बताती है। वो भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सॉफ्टवेयर बैचलर्स को सास बहू के पकवान बहुत पसंद आए, इसीलिए वो उन्हें गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना पका के लंच बॉक्स में भर के सीधा दोपहर के वक्त ऑफिस ले आने को कहते हैं। अनामिका और सासू माँ भी इस बात पर मंजूर हो जाती है। अब वो बाप बेटे का मजदूरी का काम भी बंद कर देती है। अब से सास बहू गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बनाती है और लंच बॉक्स में डाल देती है, और बाप बेटा उन लंच बॉक्स को साइकिल के करियर में डाल के सीधा उन्हें सॉफ्टवेयर के ऑफिस में पहुंचा आते हैं। इस तरह सास बहू का लंच बॉक्स का व्यापार बिना किसी रुकावट के मजे से और बहुत अच्छे से चलने लगा। वो पैसे कमाती भी है और बैंक में जमा भी करती है। तभी एक दिन गांव से बुलावा आता है तो प्रसाद और रमेश बैंक से पैसे लेते हैं और गांव जाकर अपने सारे उधार चुकता करके घर और जमीन छुड़वा लेते हैं। उस दौरान अनामिका लंच बॉक्स साइकिल में डाल के ले जाती है और सॉफ्टवेयर ऑफिस में पहुंचाने लगती है। उधर बाप बेटे अपने खेत की जमीन को किसानों को उधार में दे देते हैं खेती के लिए और शहर लौट आते हैं। इस तरह सास बहू अपना लंच बॉक्स का व्यापार करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है। चक्रधरपुर के गांव में अपने घर पे प्रसाद नाम के एक व्यक्ति दीवार घड़ी पे देखता है। तब सुबह के 11 बज रहे थे। फिर उन्होंने देखा उनकी बहू अनामिका एक डंडे से घर को साफ कर रही है। अरे बहू अनामिका, तुम्हारी सास कहाँ है? किचन में है पिताजी। आपको चाय कॉफी चाहिए क्या? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी सास से कुछ बात करनी थी। शारदा, अरे भाग्यवान। बड़े प्यार से बुलाते हैं। शारदा जो किचन में थी वो एक चाकू और टमाटर लेकर सीधा हॉल में चली आती है। शारदा, वक्त क्या हो रहा है? 11 बज गए हैं। अभी तक अगर सास बहू घर का काम काज ही करोगी तो ट्रैवल ऑफिस कब जाएंगे? ट्रैवल बस के लिए तुम उस गुंडे यादव से पैसे लियो, कैसे चुकाओगी अब? प्रसाद की ये बात सुनकर सास बहू दोनों को याद आ जाती है कि ट्रैवल बस के लिए वो वहाँ के लोकल गुंडा यादव से पैसे ली हैं। जैसे ये बात याद आई वो सारा काम काज छोड़ के वहाँ से जल्दी से चली जाती है। 15 मिनट के अंदर सास बहू ट्रैवल ऑफिस पहुँच जाती है और जाके अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। वो सोचने लगती है कि उधार कैसे चुकाया जाए। वो फिर एक यात्रा के लिए तरकीब बनाती है। तभी उन्हें याद आती है कि शिवरात्रि आ रहा है। माँ जी, यात्रा से मुझे याद आई, कुछ ही दिनों में शिवरात्रि आने वाला है और शिवरात्रि के मौके पर हम स्पेशल अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। यात्रा से पहले हम बोर्ड को बदल देंगे। बहुत अच्छा सोचा है बहू, फिर देर न करते हुए चलो हम यही करते हैं। सास बहू इस तरह से परिकल्पना करती है और शिवरात्रि के दौरान स्पेशल अमरनाथ यात्रा लिखकर एक बोर्ड टांग देती है। अनामिका माइक लेके ट्रैवल ऑफिस के बाहर खड़ी होकर कहने लगती है। कुछ लोग अनामिका के बातों पे भरोसा करके उसके ऑफिस के पास आते हैं और पैसे देकर वो अपना नाम लिखवा लेते हैं। कुछ और लोगों को बोर्ड देखकर जब पता चलता है तो वो भी आकर पैसे देते हैं और अपना नाम रजिस्टर करवा देते हैं। इस तरह दिन निकल रहे थे। वहाँ पे 3 बसें थी जिनके टिकट्स अच्छी तरह से बिक गए। फिर इकट्ठा किए गए सारे पैसे जोड़ते हैं और यादव के सारे उधार चुकता कर देते हैं। जो पैसे बचे वो देखकर वो बहुत खुश भी हुए। फिर जब बस 2 दिन बचे हुए थे शिवरात्रि के, एक सांप रमेश के पास आया। वो सामने आके फुफकार रहा था। उसे देखकर रमेश बहुत डर गया। माँ, पिताजी, अनामिका, तुम लोग कहाँ हो? एक सांप यहाँ पे है, मुझे देख के फुफकार रहा है। कहाँ हो तुम लोग? वो जब इस तरह चिल्लाने लगता है, उसके चिल्लाने की आवाज सुन के प्रसाद, शारदा, अनामिका तीनों भागते हुए उसके पास आते हैं। रमेश जो बिस्तर पे सो रहा था उसके पास सांप को फुफकारते हुए देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। माँ, अनामिका,
बचाओ मुझे, मैं सांप के डसने से मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो। इस तरह से वो बार बार विनती करने लगता है। तभी सांप सास बहू के तरफ मुड़ के देखने लगता है। सास बहू वहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन प्रसाद समझ जाते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है सास बहू की गलती की वजह से। फिर वो कहते हैं, देखो शारदा, सर्प वही है जो शंकर जी के गले में विराजमान है। वो शिवनागिनी है। हमारे घर कभी सांप नहीं आया, पर आज वो रमेश के ऊपर आ गया। क्या तुम लोगों ने कोई गलती की है? अगर हाँ तो स्वीकार लो और अपनी गलती को जल्द से जल्द सुधार लो। उनकी बातें सुनकर सास बहू को याद आई कि शिवरात्रि स्पेशल अमरनाथ यात्रा कराने की बात उन्होंने सबसे कही थी, पर उन्होंने तो सबको ठग लिया। इसीलिए हाथ जोड़ के सांप के सामने वो कहती हैं, हे महादेव, लालच के वश में आकर हमने ऐसा किया है, हमें माफ कर दीजिए महादेव। तुम लोगों ने कौन सा काम किया, जल्दी बताओ। पिताजी, हमने शिवरात्रि के मौके पर सबको अमरनाथ स्पेशल यात्रा कराने का वादा करके सबसे पैसे लिए और फिर बाद में बोर्ड हटा दिया। ये सुनकर प्रसाद को बड़ा गुस्सा आ गया। बहू हो इसीलिए बच गई। ऐसा कहकर जाके गुस्से से वो शारदा को एक थप्पड़ लगाते हैं। शारदा रोते रोते प्रसाद के पैर पकड़ लेती है। सास बहू, तुम लोग पागल हो गई हो, ऐसा क्यों किया? सर्वोच्च शक्ति के साथ खेलना चाहती हो? उनके हाथों के हम बस कठपुतले हैं, उनके शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं। माफ कर दीजिए पिताजी। हमें भी माफ कर दीजिए, हमने ऐसा किया सिर्फ यादव के पैसे चुकाने के लिए। हमें पता नहीं था हमारे बेटे के ऊपर आ जाएगा। मुझसे कहकर क्या फायदा होगा? तुम लोग महादेव को शरण करके शिवनागिनी के सामने प्रार्थना करो। घर को गिरवी में रख दो, जो पैसे आएंगे उससे बस का इंतजाम करके सारे यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए भेजो। ऐसा कहकर प्रसाद गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। सास बहू आंखों में आंसू लेकर रमेश के ऊपर बैठी शिवनागिनी के सामने प्रार्थना करने लगती है। हे महादेव, हमारी सोच ही खराब हो गई थी, इसलिए हमने ये गलती कर दिया। मेरे पति की जान की रक्षा कीजिए। हे महादेव, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। हमें बस एक मौका दीजिए। जिन्होंने भी अमरनाथ यात्रा के लिए टिकट लिया था, उन सभी को हम बस में करके अमरनाथ जरूर भेजेंगे, पर मेरे बेटे की प्राण की रक्षा कीजिए। इस तरह से सास बहू विनती करती है, पर वो सांप और ज्यादा फुफकारने लगता है और रमेश को अब तो वो काटने की भी कोशिश करता है। हे नाग देवी, मैं आपको दूध पिलाऊंगी, आपके बिल में जाके अंडे भी दूंगी, मेरे पति को छोड़ दीजिए। अनामिका की विनती सुनकर वो सांप रमेश के ऊपर फुफकारना बंद कर देता है और ऊपर से नीचे उतर आता है। ये देखकर सास बहू खुश होती है। तब तक प्रसाद घर के सारे कागजात लेकर सास बहू के पास आते हैं। फिर सास बहू उन कागजात को लेकर बैंक में जाकर उसे गिरवी रख देती है। फिर पैसे ले जाके एक प्राइवेट ट्रैवल से वो बात करती हैं। पैसा चुकता करने पे ट्रैवल्स वाले एक बस का इंतजाम कर देते हैं। फिर शिवरात्रि का दिन आता है। जिन्होंने भी सास बहू के पास टिकट बुक करवाया था, वो एक दिन पहले ही उनके पास पहुंच जाते हैं। सास बहू उनसे बातचीत करती है, फिर बस में बैठा के अमरनाथ यात्रा के लिए भेज देती है। फिर वहाँ से घर आके भगवान शिव के सामने जाके प्रार्थना करती है। बहू, जैसे तुमने कहा था कि सांप के बिल में दूध और अंडे दोगी, तो पहले जाके कल ये काम कर आना। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर अनामिका अगले दिन ही सांप के बिल के पास जाती है। वहाँ दूध और अंडे रखती है और हाथ जोड़ के नाग देवी से प्रार्थना करती है। हे नाग देवी, आपने मुझे माफ करते हुए मेरे पति को थोड़ा भी क्षति नहीं किया, इस वजह से आप बाहर आके इसे ग्रहण कीजिए। अनामिका का प्रार्थना सुन के नाग देवी अपने बिल से बाहर निकल आती है और अनामिका को देखने लगती है। अनामिका नाग देवी को देखकर संतोष होती है और घर वापस लौट जाती है। तब से सास बहू ये फैसला करती है कि अब से वो कभी भी देवी देवताओं के नाम पे खिलवाड़ नहीं करेंगी और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।